जहाँ पे फिटजी का सेंटर था, उसके अपोजिट में आईआईटी दिल्ली का कैंपस है। अच्छा। तो वहाँ पे कोचिंग में बोला गया था कि तुम लोगों को 2 साल की तैयारी के बाद जस्ट ये रोड को क्रॉस करना है। मैक्सिमम लोगों के पास ये सोचने का टाइम भी मिलता नहीं है कि लेट्स से कि मेरा लाइफ आज से 20 साल बाद 25 साल बाद किस तरह का होगा। और जो शहर है, सिटीज हैं, वहाँ पे इस तरह का पूरा इंतजाम किया हुआ है कि जो भी तुम्हारा अर्निंग है वो सिटी में रहने के लिए सफिशिएंट नहीं है, चाहे कितना भी कमा लो। एक कहानी है भगवान बुद्ध का। एक अंगुलीमाल नाम का डाकू था। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। हाँ। अब यहाँ पे अंगुलीमाल सोचने के लिए मजबूर होता है। तो ये सवाल हम लोग से भी है। मैं तो ठहर गया, तुम कब रुकोगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द गीकी पॉड विद मानस। कभी कभार ऐसा एक मौका आता है ज़िंदगी में कि आप किसी से बातचीत कर रहे हो और बातचीत के दौरान आपको ऐसा फील होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहे हो। आपको ऐसा अनुभव होता है कि अपने गांव को छोड़ के, अपने शहर को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के या फिर अपने रिश्तेदारों को छोड़ के दूसरे किसी शहर में आके करियर सेटअप करना क्या जस्टिफाइड है। आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि हम लोग जो रेस में भाग रहे हैं वो रेस कब कहाँ जाके ख़त्म होगी। आज का ये एपिसोड भी कुछ ऐसा ही है। इस एपिसोड में हमारे साथ है मेरे एक अच्छे दोस्त मिस्टर कृपाल गौरव, जो कि एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो कि अपस्टॉक्स कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। और उनका जो नज़रिया है जीवन को देखने का वो अलग है। आशा है कि इस कॉन्वर्सेशन में किए गए बातचीत से आपको भी यही फील होगा जो मुझे फील हुआ इस पॉडकास्ट के दौरान। अगर आपको ये अच्छा लगे पॉडकास्ट सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर में जाके अपना करियर सेटअप करने पे लगे हुए हैं। धन्यवाद। एंजॉय द पॉडकास्ट। सो कृपाल, पहले आप अपने इंटरेस्ट के बारे में बताइए, अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आपकी हॉबीज क्या है। ये इंटरव्यू वाला इंट्रोडक्शन नहीं, मतलब अदरवाइज आपको जानने के लिए लोगों को क्या जानना चाहिए वैसा इंट्रोडक्शन। आप क्या करते हो, कहाँ पे हो, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका करियर का सोफा, वो सब। ओके, तो मेरा नाम गौरव है, कृपाल गौरव। एंड अभी पिछले 2-3 सालों से आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। इससे पहले मैंने अपना करियर नोकिया से स्टार्ट किया था। नोकिया के बाद फिर गोल्डमैन सैक्स और अभी अपस्टॉक्स में मैं काम कर रहा हूँ। इंटरेस्ट मेरा बहुत सारा है। म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, मैं रनिंग कर रहा हूँ अभी। इसके अलावा सिंगिंग मैंने बता ही दिया। पोएट्री में भी मेरा इंटरेस्ट रहा है। अभी वैसा कुछ लिखने में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। पढ़ने में मेरा मतलब इंटरेस्ट है, मैं लगभग रोज कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में मेरा मेरा मतलब रुचि है। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। पॉलिटिक्स के बारे में जानना, मतलब देश में क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, तो इस सब के बारे में जानना। आ, और भी बातचीत करते करते बहुत सारा चीज निकलेगा तो बिल्कुल। इंटरेस्ट का लिस्ट बहुत ही लंबा है। हाँ हाँ, वो मैं बात करते करते निकालूंगा और भी क्या है। ओके। ओके। सो अभी तक का जो ये जर्नी रहा तो उसमें हम्म, मतलब शुरू से शुरू करते हैं। जब आप प्लस प्लस टू में थे, स्कूल में थे, तो आपने सोचा था कि हम्म। मुझे कंप्यूटर फील्ड में ही जाना है या फिर किसी दूसरे फील्ड में जाना है, तो कैसे करियर सिलेक्शन हुआ आपका, मतलब खुद से कैसे किया। हाँ, तो मेरा मानना है, मेरा बिलीव भी है, और मेरे साथ चूंकि ऐसा हुआ है। मैं पहले नवोदय विद्यालय में था। नवोदय विद्यालय में पता ही है, पढ़ाई तो बहुत ही सही होता है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा कुछ करियर को लेकर के कुछ भी क्लैरिटी नहीं था। तो और कोई मेंटर भी नहीं थे, मतलब कोई बताने वाले कि आगे क्या क्या ऑप्शन है। तो फिटजी का एक वो होता था, एग्जाम होता था, फॉर्चुनेट 40 करके। हम्म। तो उसमें मैंने ऐसे रैंडम एग्जाम दिया और उसमें मतलब सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया तो फिर मेरा दिल्ली जाना हुआ।
तो उसके बाद फिर मुझे पता चला कि फिटजी जो है इंजीनियरिंग की तैयारी कराती है। और जहाँ पे फिटजी का सेंटर था, कालू सराय, उसके अपोजिट में आईआईटी दिल्ली का कैंपस है। तो अच्छा। वहां पे कोचिंग में बोला गया था कि तुम लोगों को 2 साल की तैयारी के बाद जस्ट ये रोड को क्रॉस करना है। तो उसके बाद फिर पता चला क्या कि इंजीनियरिंग करना है। इंजीनियरिंग की तैयारी के बाद मैं एनआईटी अगरतला सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच को सिलेक्ट करके गया था। अच्छा। क्योंकि ऐसा होता है कि ऑल इंडिया रैंक से काउंसलिंग, और उसके बाद मेरा स्टेट कोटा में भी उतना ही कंपटीशन था, तो ऑल इंडिया रैंक से एनआईटी अगरतला मिला और वहाँ पे सिविल ब्रांच मिला। वहाँ पे इंटरनल स्लाइडिंग का ऑप्शन होता है। हम्म। इंटरनल स्लाइडिंग में एक कोई सीनियर थे, उन्होंने बताया क्या कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट अच्छा होता है, फ्यूचर इसका अच्छा है। फिर भी उस समय मैकेनिकल का क्रेज था, मैकेनिकल टॉप रैंक वाले मैकेनिकल ही सेलेक्ट करते थे। तो मैकेनिकल मैंने सबसे टॉप पे डाला था, सेकंड कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के बाद ईसी, ऐसा कुछ ऑर्डर था, और कंप्यूटर साइंस लकीली मिल गया। उस समय तक कंप्यूटर साइंस का सीवी नहीं पता था। और उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर तक भी कंप्यूटर साइंस में बहुत कुछ पता नहीं चला। फिर धीरे धीरे कुछ सीनियर्स ने पढ़ाना शुरू किया, और फिर इंटरेस्ट जगा, और फिर लगा कि अगर कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़े, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में हो करके, तो फिर आगे तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर तो आगे का मतलब पता ही है। अच्छा। तो ये जो भी था सब कुछ रैंडम था, मेरा कुछ भी प्लान नहीं था। अच्छा। और जो आगे मिलता गया उसी में अच्छा करते रहो, और उसी में अच्छा कर करने का प्रयास चलता रहा, और फिर आगे यही चीज आगे चला। मतलब कुछ भी मतलब प्लान तो नहीं था एटलीस्ट। हाँ, मतलब अभी भी वैसे ही है आपका सिस्टम की, मतलब कुछ प्लान करके मत चलो, जो हो रहा है होने दो, बट जो हो रहा है उसको अच्छे से करो। आइडियली ऐसा ही होना मतलब चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना कि लेट से कि हम लोग कुछ प्लान करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, राइट। कभी कभी नेचर से कुछ कुछ इंडिकेशन मिलता है कि करना क्या है। अगर सही से इंसान एनालाइज करे, खुद पे सोचे, तो उसको इंडिकेशन में मिलता है। और अगर जनरली होता क्या है कि हम लोग कुछ प्लान करते हैं, और प्लान करके अगर कुछ सक्सेसफुल नहीं हुए हुए या उसमें कुछ सफल नहीं हुए, तो वो फेलियर के कारण, मतलब चूंकि हमारा हमारा एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता, तो वो पेनफुल भी होता है। ठीक है। तो प्लान इन द सेंस क्या कि अगर सामने है हमारे पास, बेस्ड ऑन कंडीशन और जो भी अभी की परिस्थिति है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, उस ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन भगवान का नाम लेकर के सेलेक्ट करो। ठीक है। उसके बाद आगे क्या करना है, जैसे छोटा छोटा प्लान बनाना, कि लेट्स से कि मुझे कंप्यूटर साइंस मिल गया, बट उसमें 4-5 रैंडम वेरिएबल्स थे कि हो ऐसा भी हो सकता था कि सिविल मिलता, तो मेरे प्लानिंग का क्या मीनिंग। ऐसा भी होता कि ईसी मिलता, मैकेनिकल मिलता, राइट। उसके बाद भी लेट्स से कि मेरा किसी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, उसमें हम उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो एटलीस्ट जिस चीज पे हमारा कंट्रोल नहीं है उसका तो प्लानिंग नहीं करो। हाँ। जिस चीज पे कंट्रोल है उसका प्लानिंग कर सकते हैं, और उसका प्लानिंग अच्छे से करना चाहिए। अच्छा। तो आपने बताया कि आप आपकी जो स्कूलिंग है वो नवोदय विद्यालय से है। तो हमारे जो दर्शक हैं वो हम्म बहुत सारे हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जिनको नहीं पता कि नवोदय विद्यालय क्या होती है। मैं भी हम्म नवोदय हम्म से हूँ, बट बहुत सारे लोगों को नहीं हम्म पता अभी भी कि नवोदय विद्यालय क्या होता है। तो आप उनके लिए बताइए हम्म क्या हम्म होता है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आप सजेस्ट करेंगे कि नवोदय विद्यालय में जाना चाहिए जिनको जरूरत है, या फिर ऐसा। हाँ, तो नवोदय विद्यालय बेसिकली राजीव गांधी के द्वारा, जब वो पीएम थे कंट्री का, तो उस समय उनके द्वारा एक प्लान लाया लाया गया था कि हर एक जिले में एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जो कि कुछ कुछ सेलेक्टेड मतलब स्टूडेंट्स को उस समय फ्री था, तो फ्री में एजुकेशन दे पाए, और उसमें हर एक तरह के, मतलब मोस्टली इकोनॉमिकली वीक, या जो
बैकवर्ड हैं। बैकवर्ड इन द सेंस क्या कि जिनके पास उतनी सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जो उस तरह के स्कूल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, उस तरह का बोर्डिंग बोर्डिंग स्कूल है, जहाँ पे कैंपस में रह करके पढ़ाई, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स और हर एक तरह का आर्ट म्यूजिक, जितना सारा एक्टिविटी हम लोग मतलब स्कूल में सोच सोच सकते हैं, वैसा सब कुछ होता है। 6 क्लास में वहाँ वहाँ पे एडमिशन होता है, और 6 क्लास में जिन जिन लोगों का सिलेक्शन होता है, वो लोग वहाँ पे 6 क्लास में एडमिशन लेते हैं। 9th क्लास में भी होता है, बट मोस्टली 6 क्लास से नवोदय विद्यालय में जाना होता है। 6 क्लास में बच्चा ऐसा होता है कि उसको दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वो एकदम से क्यूट सा बच्चा होता है, हाइट भी कम, सब कुछ। लेकिन वहां पे ऐसा फर्स्ट टाइम लाइफ में होता है कि उसको घर से बाहर रहना है, अपने पेरेंट्स से दूर, जो कि 6 क्लास के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन वैसी परिस्थिति में भी वो वहां पे रहना सीखता है। शुरुआत में थोड़ा सा पेनफुल होता है एक बच्चे के लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे एक बार आदत हो जाए तो वो काफी एक लर्निंग के लिए काफी मतलब अच्छा होता है। इन द सेंस क्या कि पढ़ाई तो हर कोई करता है, पढ़ाई हर कोई कर रहा है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बहुत बहुत सारा स्किल, इन द सेंस क्या, किसी अनजान प्लेस पे किस तरह से रहना है, खुद को सब कुछ मतलब सेल्फ मैनेजमेंट की, आ, खाने से लेकर के नहाना, अपना सब कुछ डेली का काम करना, स्कूल जाना, फिर बेड को मेंटेन करना, मतलब सब कुछ सेल्फ सेल्फ डिपेंडेंट होना, उसके उसके साथ साथ हाउस का सफाई करना। तो ये सब जो छोटा छोटा चीज जब खुद करना होता है तो इंसान बहुत कुछ सीखता है। अगर कोई एक बार नवोदय में रह लिया तो वो दुनिया के किसी भी जगह पे सरवाइव कर सकता है, राइट। इसके साथ साथ होता क्या है कि हम लोग वहाँ पे दोस्ती मतलब सीखते हैं कि दोस्त बनाना किसको मतलब कहते हैं। वहाँ के दोस्त ही हमारे परिवार होते हैं, वहाँ के दोस्त ही हमारे फैमिली होते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कोई बीमार हो गया, राइट, तो बीमार हो गया तो उसके माँ बाप वहाँ पे वही हैं। माँ बाप भाई बंधु सखा बहन सब कुछ वही है, और वही केयर करता है। तो जो सपोज बीमार पड़ा, उसको दिख रहा है क्या कि उसके घर वाले उस समय वहां पे नहीं है, उसके जो हॉस्टल में है वही लोग उसको केयर कर रहे हैं। प्लस जो केयर कर रहा है वो भी सीखता क्या है कि ऐसा है जो कि हमारा दोस्त है, जो हमारे साथ पढ़ रहा है, उसका कुछ भी ऐसा फैमिली का कुछ भी रिलेशन नहीं है, फिर भी उसका केयर केयर करना। तो इस तरह से एक बॉन्डिंग भी मतलब स्ट्रांग होती है। पढ़ने के लिए काफी मतलब जिसको पढ़ाई करना है अच्छे से, उसके लिए वहाँ पे काफी अच्छा इन्वायरमेंट है। उसके साथ साथ किसी को अगर वहाँ पे बदमाशी करना है, बिगड़ना है, तो उसके लिए भी वहाँ वहाँ पे अच्छा खासा इंतजाम है। तो प्लस सबसे अच्छी बात जो मैं बाकी के बोर्डिंग स्कूल या बड़े बड़े शहर में स्कूल होता है, वहाँ पे भी मैंने देखा, अगर उससे कंपेयर करें तो टीचर्स का क्वालिटी नवोदय में काफी अच्छा है। अगर हाँ। देखा जाए तो काफी ट्रेंड होते हैं, और काफी उनको पता होता है कि बच्चों को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से पढ़ाना है। तो ये सारा चीज, और मतलब वो लाइफ टाइम का मतलब वन ऑफ द बेस्ट कहा, अगर कहा जाए कि मतलब एक्सपीरियंस है, जो कि पूरे जीवन भर उसको याद रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि नवोदय से निकलने के बाद नवोदय का नेटवर्क सबसे मतलब किसी भी अगर बात किया जाए स्कूल से, तो अगर उससे तुलना किया जाए तो सबसे बड़ा नवोदय का नेटवर्क है अभी भी पूरे हाँ। इंडिया में, अगर देखा जाए तो। अगर एल्यूमिनाई की बात बात करें तो आपको नवोदय के बैकग्राउंड से आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर मतलब हर एक फील्ड में लोग मिलेंगे। हम्म। करेक्ट। सो अभी आते हैं सॉफ्टवेयर की दुनिया में वापस। सो आपने ठीक अपना है। करियर कॉलेज के बाद शुरू किया बैंगलोर से, आपने नोकिया ज्वाइन किया। हम्म तो हम्म हम्म सो हम्म तो आपको ये क्यों लगता है कि जो मेट्रो सिटीज हैं, चेन्नई हो गया, हम्म बेंगलोर तो हम्म नहीं है हम्म हालांकि, बट उसको हम्म सिलिकॉन वैली बोलते हैं, कलकत्ता हो गया, हम्म। दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया, वहीं पे क्यों आईटी बूम हुआ इनिशियली? क्या रीजन हो सकता है कि छोटे शहर या फिर लेस देन मेट्रो सिटी जो है उनमें उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ? जैसे भोपाल हो गया, पटना हो गया, फिर यहाँ पे यूपी हम्म में हम्म हो हम्म गया, लखनऊ, वहां पे उतना हम्म, हम्म। डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? वो भी उतने केपेबल है?
बट वहाँ भी उतना आईटी क्यों डेवलप नहीं हो पाया? इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। एक टर्म है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम्म। राइट। तो एक तो ये वाला फैक्टर है कि किसी स्टेट में, जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बैंगलोर है, चेन्नई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी उस समय के गवर्नमेंट का पॉलिसी होगा, वो बिजनेस को सपोर्ट करने वाला रहा होगा। अगर हम्म। उसके हिस्ट्री में जाएं, बैंगलोर का तो था, ये मैं इस चीज को लेकर के सर्टेन हूँ कि बैंगलोर का था। तो एक तो ये है। सेकंड ये है कि अगर स्पेसिफिकली बैंगलोर की बात करें, आ, तो बैंगलोर में वेदर बहुत बहुत ही अच्छा है वहाँ का। अगर देखा जाए तो इसके अलावा मतलब अगर मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, या चेन्नई की बात करें, तो ये सब पहले से ही मेट्रोपॉलिटन सिटीज था। तो इसका एक्सपोजर, कनेक्टिविटी, मतलब एयरपोर्ट से अगर देखा जाए कि मतलब कनेक्टिविटी, ये सब पहले से ही बहुत ज्यादा अच्छा था। चेन्नई को अगर छोड़ दिया जाए तो दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर, तीनों जगह पे आ, वहाँ के लोगों में, वहाँ के लोकल लोगों में बाहरी लोगों को अडॉप्ट करने का, मतलब बाहरी लोगों को अपने में मिलाने का सबसे ज्यादा, मतलब अडॉप्ट करना तो सही नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है। हम्म। जो मेरा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि लेट से कि बैंगलोर के लोग, वहाँ का भाषा जो है वो है कन्नड़ा, राइट। हम्म। बट हम्म। अगर वहाँ हिंदी में भी बात करो तो लोग इस चीज को स्वीकारते हैं, वो भी आपसे हिंदी में बात करेंगे। अगर लेट से कि उनको इंग्लिश सीखनी है और इंग्लिश में भी बात करना है, तो वो लोग इंग्लिश में भी बात कर लेंगे, राइट। तो इस तरह से बाहर के लोगों को एक्सेप्ट करना मुंबई और दिल्ली में पहले से ही था। बैंगलोर में भी ये चीज है, चेन्नई में भी है, बट थोड़ा सा कम है। कुछ कुछ इस तरह के इश्यूज होते रहते हैं। तो अगर इन सब बातों को देखा जाए तो स्टार्टिंग में ये सब फैक्टर रहा होगा। बट अभी चूंकि हम लोग पूरा बोलते हैं कि वर्ल्ड इज ए वर्ल्ड सिटीजन। ग्लोबल विलेज, राइट। हाँ। पूरा जो है मतलब पूरा दुनिया जो है एक एक गांव के तरह है, राइट। तो अभी भी लेट से कि भोपाल हो गया, पुणे हो गया, उड़ीसा में वहाँ का जो भी भुवनेश्वर। कैपिटल है वहाँ पे है ना, भुवनेश्वर हो गया। तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट का पॉलिसीज इस तरह का आ रहा है कि बिजनेस को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे बात करना, उनको वहाँ पे बुलाना, इनवाइट करना, बिजनेस समिट मतलब हो रहा है। तो इस सब के कारण वहाँ पे भी आईटी पार्क्स बन रहे हैं, वहाँ पे भी एम्प्लॉयज जा रहे हैं, और वहाँ पे उनको भी रहने में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे भी वो लोग अच्छे से कम काम कर पा रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, लोकल जो लोग हैं उनको ये चीज समझ में आए कि अगर यहाँ पे इस तरह का डेवलपमेंट होता है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, आईटी पार्क्स बन रहे हैं, नई नई कंपनियां अगर आ रही है, तो इससे हमारा ही फायदा है। तो वहां पे भी ये चीजें डेवलप होंगी, इसमें कोई डाउट डाउट नहीं है। और मैंने जो बोला क्या कि पुणे, भुवनेश्वर और एमपी में इंदौर, हम्म। इंदौर, तो ये तीन तीन जगह ऐसा है जो कि मतलब अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे इस तरह का काफी कुछ डेवलप हो रहा है। अच्छा। हाँ। तो ये जो मेट्रो सिटीज में पहले से जो एक्सेप्टेबिलिटी का चलन था, उसके चलते जो हम्म कल्चरल डाइवर्सिटी क्रिएट हुआ है वहाँ पे, उससे हम्म हम्म आदमी के जीवन शैली में या फिर उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आता है? क्योंकि जैसे मैं अपना एग्जांपल है, मैं एक छोटे से शहर से हूँ, आप भी शायद वैसे ही हो। हम्म सो हम लोग मेट्रो सिटी हम्म में गए या फिर कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में गए हैं, तो वहाँ के जो तौर हम्म, तरीके, रहन सहन, खाना पीना होता है, उससे हमारा भी जो चाल चलन है वो बदल जाता है। तो उससे बिल्कुल क्या बिल्कुल। क्या इम्पेक्ट होता है? जो एक बंदा छोटे शहर से जाता है अपने करियर को बिल्डअप करने, क्या इम्पेक्ट होता है उनके बिहेवियर या पूरे करियर बेस जीवन शैली में? हम्म। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि लेट्स से कि आप जो है वो हैं त्रिपुरा से, राइट, अगरतला से, हम्म। हम्म। ठीक है। मैं हूँ बिहार से, और और भी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से लोग बड़े मतलब सिटीज में जा रहे हैं, खास करके वैसे लोग जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं। उनमें मैक्सिमम ऐसे होते हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं है,
मतलब ये चीज माइंडसेट में आ गया है कि अगर पैसा कमाना है, जॉब करना है, तो सिटीज में ही जाना पड़ेगा। मैक्सिमम लोगों के पास ये सोचने का टाइम भी मिलता नहीं है कि लेट से कि मेरा लाइफ आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद किस तरह का होगा, राइट। और जो शहर है, सिटीज हैं, वहां पे इस तरह का पूरा इंतजाम किया हुआ है कि जो भी तुम्हारा अर्निंग है वो सिटी में रहने के लिए सफिशिएंट नहीं है, चाहे कितना भी कमा लो। हम्म। जैसे स्कूल का फी, अगर जितना भी अर्निंग हो रहा है उसके हिसाब से यू विल ट्राई टू मेंटेन योर ओन लाइफ स्टाइल। और जो कि ऑब्वियस है कि कंपेयर होगा, और हर एक चीज के साथ एक टैगिंग है कि ये पर्टिकुलर स्कूल इस सिटी का बेस्ट मतलब स्कूल है, और ये जो है सफलता की गारंटी है। अगर बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड रहा तो इस पर्टिकुलर एरिया में रहो तो ये जो है पॉश पॉश इलाका है, ऐसा बोलते हैं। अगर लाइफ एंजॉय करना है तो फिर शॉपिंग करने जाना पड़ेगा। फिर अगर बहुत ज्यादा एंजॉय करना है तो हर एक 3 महीने में एक बार कहीं घूमने जाओ। फिर क्लब का कल्चर और भी मतलब बहुत सारा XYZ मतलब चीजें हैं, राइट। और फिर उसमें ये है कि मैक्सिमम लोग फिर फ्लैट भी खरीदना है, उसको मेंटेन करना है। इस चक्कर में अभी भी जो भी अर्निंग लोग, जो भी पैसे कमा रहे हैं, उन लोगों के साथ केस क्या है कि मैक्सिमम लोग लोन ले करके और अपने लाइफ का 5 साल 10 साल लोन का इंटरेस्ट और लोन को चुकाने में लगा देते हैं, राइट। और फिर उसमें फिर लाइफ अगर 5 10 साल आगे 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 अगर लेट से कि चला गया, उसके बाद सोचने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, हम्म। राइट। लेकिन अगर इस बीच कभी लेट से कि घर पे 1 महीना भी रहना हुआ, या कभी अगर कोई शांत बैठ करके सोचे कि मेरा रूट क्या है, मेरा कल्चर क्या है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, और हम जहाँ पे जी रहे हैं वहाँ पे आज से 20 साल बाद, आज से लेट से कि 30 साल बाद मेरा लाइफ कैसा रहेगा, मतलब। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम अपने लाइफ से चाहते क्या है। क्या हम्म। इस तरह से भागना ही लाइफ है, राइट। एक कहानी है भगवान बुद्ध का। एक अंगुलीमाल नाम का डाकू था। अंगुलीमाल नाम का डाकू था, वो क्या किया कि वो सबको बहुत परेशान करता था। जो भी किसी रास्ते से गुजरता था, एक जंगल के बीच वो हमेशा रहता था, जो भी उस रास्ते से गुजरता था तो उसका उंगली वो काट करके उसका सामान लूटता था, और वो उंगली का माला अपने गले में पहनता था, इसीलिए उसका नाम अंगुली माल पड़ गया। तो सब लोग बहुत परेशान हो गए। तो भगवान बुद्ध उसके सामने गए, एकदम से बिना किसी डर के। तो अंगुली माल बोला क्या कि ठहरो। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। हाँ। अब यहाँ पे अंगुलीमाल सोचने के लिए मजबूर होता है। तो ये सवाल हम लोग से भी है। हम लोग लेट से कि अंगुलीमाल के तरह खतरनाक नहीं है, बट एटलीस्ट ये सवाल हमारे लिए भी वैलिड है कि मैं तो ठहर गया, तुम कब रुकोगे, राइट। हम्म। अगर भागना है, सब लोग भाग रहे हैं, राइट। ऐसा होता है कि हम लोग ऐसा समझते थे कि एक बार कॉलेज चले जाएं फिर लाइफ सेट है। 10th में हाँ। अच्छा मार्क्स आ जाए, लाइफ सेट है। 12th में अच्छा मार्क्स आ जाए, कॉलेज से पास आउट हो जाए, एक बार जॉब लग जाए, लाइफ सेट है, राइट। फिर बैंगलोर गए तो वहां पे पता चला कि आ, यहाँ के बाद नेक्स्ट क्या है कि कोई MBA कर रहा है, नहीं तो कोई इंडिया से बाहर MS कर रहा है। वो चीज कर लो तो लाइफ सेट है। फिर वहां पे विदेश चला गया, वहां पे अलग मतलब डिफरेंट टाइप का चैलेंज है। तो लोग भाग रहे हैं, बट कहाँ भागना है, भाग करके जाना कहाँ है, कहाँ पहुंचना है, कुछ तो एम होगा। मैक्सिमम लोगों के पास ये चीज होता नहीं है। एक पूरा का पूरा ट्रेंड सेट है, सब कुछ डिफाइंड है, और उसके बाद वहां पे लाइफ है। और ऐसे ही जीवन निकल जाता है। अगर लेट से कि आज से 50 साल बाद हम लोग पूछें कि हम लोग अपने हम लोगों ने अपने लाइफ में किया क्या है, राइट। तो पता चलेगा कि ऐसे ही लाइफ निकल गया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जॉब करना बेकार है। हम हर हर किसी को अभी के टाइम पे अगर कुछ करना है तो जॉब तो करना ही पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं ये चीज सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए जॉब के साथ
क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जिस लेवल का हम लोग दिमाग पे स्ट्रेस ले रहे हैं घर से दूर रह करके, तो हमारे लिए कुछ और भी ऑप्शन है क्या? हम अपने लाइफ को किस तरह से देखते हैं? क्या हम ऐसा क्या क्या हम ऐसा चाह रहे हैं कि हम जीवन भर शहर में ही रहें, जहां पर कि लेट से कि कहीं पे फ्लैट हम खरीदते हैं और वहां पे पता चला कि वहां पे पानी ही नहीं है, फिर हम लोगों को पानी भी वहां पे परचेज ही करना पड़ेगा। हम्म। और भी इस तरह का कि लेट सपोज क्या क्या हम लोग ये चीज लेट से कि मतलब चाहते हैं कि जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे जो भी चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, बीट आई मीन वेजिटेबल हो या जो भी पैकेज्ड आइटम है, क्या वो सब कुछ प्योर है क्या? क्या इससे हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या? क्या हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसा है क्या कि हम लोग लंबे टाइम तक एटलीस्ट हैप्पी भी रहें, राइट? हम्म। तो ये सब कुछ हम लोगों को सोचना पड़ेगा, और फिर जब ये चीज हम लोग सोच पाएंगे तो फिर आएगा क्या कि इसका अल्टरनेटिव क्या है, राइट? क्या हम लोग जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहां पे हमारा लाइफ पॉसिबल है क्या? और इस चीज में वर्क फ्रॉम होम काफी एक मतलब ये जो कोरोना का जो काल आया उसमें ये चीज बहुत ही अच्छा निकल करके आया। हम्म। लोगों को ये चीज दिखा कि वर्क फ्रॉम होम से भी काम हो सकता है, तो वर्क करेक्ट। फ्रॉम होम किया जा सकता है क्या, राइट? इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम के साथ मतलब हम घर पे भी रहें, अपना जो भी कल्चर है, अपना जो भी जीवन शैली है उसको भी अडॉप्ट करें और उसके साथ काम भी करें, दोनों के बीच प्रॉपर बैलेंस बनाना जरूरी है। इसके साथ साथ एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, उस पे हम लोग फर्दर बात करेंगे। बट ये सारे क्वेश्चंस हैं जिस पे सोचना बहुत ही जरूरी है, और फिर उसका आंसर मिले। ऐसा कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं है कि हाँ कोई जो शहर में काम कर रहा है वो गलत है, या जो गांव में है वही सही है। गांव के अपने चैलेंजेस हैं, बट ये चीज खुद से क्वेश्चन पूछना जरूरी है और उसका आंसर निकाल करके उसके उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना जरूरी है। करेक्ट। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं घर से दूर हूँ। ये एक साइकिल चलता आ रहा हम्म है कि पहले तो खाओ, हम्म फिर मोटे हो जाओ, फिर जिम हम्म जाओ, फिर पतले हम्म। हो जाओ, हाँ, वहां पे पतले होने के लिए प्रोटीन खरीदो, एंड इट्स साइकिल करेक्ट। ऐसा चलता रहता है। तो हाँ। ये पूरा सेटअप रेडी है शहरों में कि आप अपना पैसा खर्च कर दो हम्म। महीने भर का जो मिलता है। हाँ, बिल्कुल। ये और फिर हाँ। नेक्स्ट डे हर एक महीने के फर्स्ट को मतलब इंतजार करो कि सैलरी आया, खुश हो हाँ। लो। और उसके बाद फिर ये चीज चलता रहेगा, फिर पता चले कब बूढ़ा हो गए और लाइफ में बस कंपनी का काम करते जीवन निकल गया। करेक्ट। हाँ, और हाँ। ये अभी जैसे बताया कि कोरोना का जो काल आया, उसमें हम सबको घर हम्म से काम करने का मौका मिला, वर्क फ्रॉम होम। हालांकि हम्म वो बाय चॉइस नहीं था, बाय मैंडेट था कि आपको घर पे ही हम्म जाना है, और वहाँ पे हम्म लॉकडाउन वगैरह रहना था, तो इसके चलते रहा। हम्म बट उससे ये फायदा हम्म हुआ कि हम लोग बहुत सालों बाद जो हम्म बहुत सालों से बाहर हैं घर से, उनको घर पे जाके काम करने का मौका मिला, घर के साथ फिर से जुड़ने का मौका मिला, लोगों से जुड़ने का मौका मिला। गांव शहर या फिर गली, जहाँ पे भी वो लोग रहते हैं वहां से काम करने का मौका हम्म मिला। बट उससे एक जो सिस्टम शुरू हुआ था, वो वापस नॉर्मल हो गया हम्म अभी 2 साल बाद, मतलब हम्म 2022 से। उसके चलते हम्म। क्या मतलब डिफरेंस आया लोगों में, और ये सही हुआ कि गलत हुआ? एज पर यू, क्या क्या नजरिया है आपका? आह, अगर मेरे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जो मैं फील करता हूँ, कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है चाहे वो ऑफिस में जा करके काम कर रहा है, अगर उसके प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट नहीं है, इस तरह का काम है कि अगर वो घर पे काम कर पा रहा है, अपना 100% दे रहा है, इफ पॉसिबल अगर 100% से भी ज्यादा दे रहा है, तो ये चीज ज्यादा बेटर है। हाँ, अगर कुछ ऐसा काम है कि उसको ऑफिस में होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? इसका इसका बहुत सारा एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट जो मैं पिछले सवाल के भी आंसर में बात कर रहा था कि इसका एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। अभी हो क्या रहा है कि हम लोग जो बात किए कि शहर में पूरा ऐसा सेटअप बनाया हुआ है, और हम लोग बात करते हैं कि देश का जीडीपी इतना हो गया, बेंगलोर का जीडीपी इतना है, मुंबई का जीडीपी इतना है, पर कैपिटा इनकम बड़े बड़े शहर में इतना है। और फिर हम लोग
गांव का तुलना करते हैं कि गांव में पर पर कैपिटा इनकम कितना है। भारत को हम लोग गांवों का देश बोलते हैं, हम्म। राइट। भारत जो है गांव का देश है। ये सिर्फ बोलने के लिए है। सिस्टम जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, जो लोगों का मेंटेलिटी है, उसमें अभी ऐसा है कि मैं पिछले 3 साल से गांव में रह रहा हूँ। लोगों का सोच ऐसा हो गया कि अगर कोई गांव में रह रहा है इसका मतलब वो बेरोजगार है। अच्छा। मतलब अगर कमाना है तो शहर तो जाना ही पड़ेगा, राइट। ये ये एक सोच है। ये सोच क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट का पॉलिसी या लोगों का मेंटेलिटी, सब कुछ, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। उनका प्रायोरिटी वो शहर है गांव से ज्यादा। गांव से ज्यादा उनका प्रायोरिटी शहर है। इसके भी बहुत सारे कारण हैं। कारण क्या है कि जो भी इकोनॉमिक मॉडल हम लोग फॉलो करते हैं वो कभी इंडिया के लिए बना ही नहीं था। हम लोग वो बोलते हैं, वाद का बात बात करते हैं, इज्म, राइट। कैपिटलिज्म, हम्म। कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, इस सब का रूट कहाँ पे है? इस सब का रूट कभी इंडिया रहा नहीं है। ये सारे इकोनॉमिक मॉडल्स जो हैं वो इंडिया के लिए कभी वैलिड हो ही नहीं सकते। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हिस्ट्री में क्या है कि इंडिया का पूरा गांव जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट था, आत्मनिर्भर था। मतलब क्या हम्म। कि एक गांव का अपना इकोनॉमी है। दुनिया के किसी भी पार्ट में कुछ भी हुआ उससे गांव पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हम्म। ऐसा होता था क्यों? क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ था, क्योंकि गांव में ही उत्पादन हो रहा है, गांव में जो भी जरूरत है उस तरह का उत्पादन हो रहा है। वहीं पे उसका खरीदार भी है। व्यापार भी होता था, बट पहले गांव सेल्फ सफिशिएंट होना जरूरी होता था। अभी क्या है कि आलू का एक मतलब लेट्स से कि एक फार्मर है, वो आलू को उगा रहा है। आलू फिर वो उसको कोई और खरीद रहा है। फिर उसका चिप्स बन करके उसी में पैकेट में गांव में आ रहा है, और उसका हम्म। प्राइस बहुत बढ़ रहा है। और फिर रियलिटी ये है कि हमारे गांव की महिलाओं में चिप्स बनाने का स्किल है। हम्म। हमारे गांव की महिलाओं में पिकल्स, अचार बनाने का स्किल है, राइट। तो हम सब कुछ सेल्फ सफिशिएंट थे, अभी भी हैं, अभी भी बहुत चीज कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन ये सारा जो हम लोग इकोनॉमिक मॉडल फॉलो कर रहे हैं उसके कारण क्या है कि सब कुछ शहर की ओर केंद्रित है। और गांव का इकोनॉमी, अगर लेट से कि वर्क फ्रॉम होम हम लोग करना स्टार्ट करते हैं या जो भी है वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा दिया जाए, राइट। उससे होगा क्या कि शहर में मतलब लोग कमा रहे हैं और गांव में वो खर्च करना शुरू करेंगे। इससे गांव का भी इकोनॉमी इम्प्रूव होगा, गांव में भी बिल्कुल। पैसा आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये बैंगलोर ऐसे शहर, जो दिल्ली ऐसे शहर हैं, वहाँ के हेल्थ के लिए भी ये चीज बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? अभी क्या है कि पूरा का पूरा जो पूरे कंट्री का लोड है ये कुल मिलाकर के 5-6 सिटी जो है बियर कर रहे हैं। हम्म। और यही कारण से है क्या कि वहां पे पॉल्यूशन है। आज दिल्ली का क्या हालत है? दिल्ली में अगर कोई रहेगा उसका 10 साल लाइफ वैसे भी खत्म। कम हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर दिल्ली के लोगों का लाइफ खत्म होता है, इससे बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत फायदा है। आज दिल्ली में एयर प्यूरिफायर बिक रहा है, दिल्ली में एसी हम्म। बिक रहा है, दिल्ली में कूलर बिक रहा है, दिल्ली में फ्रिज बिक रहा है। दिल्ली में हेल्थ का जो भी हॉस्पिटल्स हैं उसका बिल बढ़ेगा। तो बिजनेस के नाम पे हम लोग किस तरह का लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, प्लस लोगों को भी, या जो प्राइवेट कंपनीज में पॉलिसी बना रहे हैं उनको भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा। तो ये जो वर्क फ्रॉम का कल्चर है इसके दो साइड हैं, जो आर्गुमेंट हम्म देते हैं लोग उसके एक फ्लिप साइड है। हम्म एक एडवांटेज वाला हम्म साइड बताते हैं, एक डिसएडवांटेज वाला साइड। जैसे कि आपने बताया हम्म कि वर्क फ्रॉम होम में जब हम गांव से काम करते हैं, जो इनकम हमारा गांव हम्म में आता है और हम वहाँ स्पेंड करते हैं, इससे गांव की जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज होती है। बट एक दूसरा फ्लिप साइड हम्म है कि जिसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो वर्क फ्रॉम होम कर पाए, तो जैसे हम्म सॉफ्टवेयर वाले लोग हैं हम लोग, तो एक ऐसा होता है कि जो टीम बॉन्डिंग है,
वो नहीं हो हम्म पाता है, या फिर इफेक्टिव डिजाइन पे प्रोडक्ट जो होता है वो सब नहीं हो पाता है। फिर या हम्म फिर अगर आप देखो कि 2021 और 2022 में लोगों को ऑफिस में क्यों बुलाने की जो रेस शुरू हो गई, वो क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डर्स हैं, यहाँ पे जो बिग कैपिटलिस्ट हैं इन बैंगलोर, हम्म मुंबई, पुणे, उनका जो भी अपार्टमेंट से जो रेंट पे वो लोग देते हैं, वहाँ पे कोई रहता नहीं था। सो दे स्टार्टेड हम्म पुटिंग प्रेशर ऑन गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट ने कंपनीज के ऊपर प्रेशर डाला कि आप बुलाओ। सो ये एक हम्म सिस्टमेटिक प्रोसेस चालू हुआ। तो इसके हम्म चलते अभी मैक्सिमम, मैं तो बोलता हूँ कि अराउंड 95% पीपल आर नाउ बैक इन वर्क हम्म प्लेस। तो हम्म इस पे सिस्टम वाइज भी कुछ चेंजेस आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? जो फ्लिप साइड है उस पे आपका क्या नजरिया है, जो कि हम्म। बॉन्डिंग नहीं हो पाता है? हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट से मैं एग्री नहीं करता हूँ। ऐसा इसलिए कि जहाँ तक बॉन्डिंग की बात है, तो जब ऐसा था कि ऑफिस लोग जा नहीं सकते, उस समय जूम का बहुत वो आया। जूम के में सब कुछ फीचर, उसके बाद गूगल मीट भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए। इंटरनेट का कनेक्टिविटी अभी ऐसा है कि स्मूथली, मतलब गांव में रहे, शहर में रहे, छोटे शहर में, कहीं पे भी बैठ करके लोग ऐसा भी करते हैं कि कहीं पे घूमने गए और वहां से ऑफिस का काम कर रहे हैं, इस तरह का है। तो मतलब कनेक्टिविटी में कुछ भी इशू नहीं है। तो अगर काम उसके पहले भी वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर था, उसके पहले भी बहुत सारी कंपनी जो है वो रिमोट वर्क देती थी। इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके पहले मैं जिस कंपनी में काम करता था, वहां पे ऐसा कल्चर था कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन के लोग एक साथ काम कर रहे हैं। जैसे हम्म। यूएस के लोग हैं, लंदन के लोग हैं, जापान के लोग हैं, हांगकांग के हैं। इन चारों जगह का टाइम जोन कम्प्लीटली डिफरेंट है, और फिर भी मतलब अच्छे से सब लोग काम कर पाते हैं। मतलब कोई कोड कोड को रिव्यू कर रहा है, जो भी कॉमन टाइम है उसमें मीटिंग्स होती है। थोड़ा बहुत कभी कभी लोग ऐसा भी होता है कि अगर यूएस वाले के साथ काम करना है, तो थोड़ा सा कभी किसी को स्ट्रेच करने का जरूरत पड़ा तो स्ट्रेच भी करते हैं। तो ऑफिस आकर के भी लोग उसी तरह के सेटअप में वर्क करते हैं, और उसमें बॉन्डिंग बॉन्डिंग भी होता है। क्यों? क्योंकि सब लोग प्रोफेशनली अवेयर होते हैं कि उनका रोल क्या है, और उनके पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या क्या करना, मतलब पर्सनल एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल। कि हाँ, दोनों के लिए क्या क्या एक्सपेक्टेड है, और वो लोग करते हैं। तो ये बॉन्डिंग वाला पार्ट से मैं कंप्लीटली एग्री नहीं करता हूँ। सेकंड वाला पार्ट जो आपने बोला, दैट मे बी ट्रू। वो इसलिए कि फिर वही आता है कि गवर्नमेंट का और बाकी जो भी पॉलिसी बना रहे हैं, या बड़ी बड़ी कंपनी है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, बिजनेस का लॉबी है, सबका फोकस ये है कि शहर में जो सेटअप है, वो वो हमेशा, मतलब वो कभी फेल नहीं हो, वो हम्म। सबसे पहला प्रायोरिटी है। राइट? तो उसके कारण उस तरह का पॉलिसी बनेगा, उसका लॉबी स्ट्रांग है। वो अगर फेल हुआ तो मतलब फिर आ, उनका, मतलब बहुत सारे लोगों का पैसा उसमें उसमें ही लगा हुआ है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि किसी पॉलिटिशियन का या किसी बिजनेसमैन का पैसा किसी छोटे शहर में लगा होगा। राइट? करेक्ट। उनका पूरा का पूरा सिस्टम जो है, और लेट से कि किसी का पैसा नहीं भी लगा हुआ है, लेकिन अगर किसी को एक कुछ अलग तरह का बेनिफिट भी देना है, लेट से कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई कंपनी डोनेट करती है, तो अल्टीमेटली उस कंपनी का पैसा जो है वो कहाँ पे लगा हुआ होगा? वो बड़े बड़े शहर के बिजनेस में मतलब लगा हुआ होगा। राइट? तो उस केस में रियल रियल एस्टेट का बिजनेस है या जो भी है, शहर शहर के इकोनॉमी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े। गांव का इकोनॉमी स्ट्रेस में रहे या कुछ भी रहे, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बट अगर स्ट्रेस में भी है, मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि गांव में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हम्म। अभी भी। उसके भी बहुत सारे कारण हैं कि
एक तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब इन रियल टर्म्स भी है, और सेकंड है कि लोग शहर को देख करके या हमारा कल्चर इस तरह से बदल रहा है कि लोग बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी हो रहे हैं। हम्म। उनके लिए उनका जरूरत मतलब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अभी जो गांव से जो भी इनकम हो रहा है उसको वो एम्प्लॉयमेंट में कंसीडर भी नहीं करते। राइट। तो जहां इस तरह का चैलेंज है और गांव के लोग शहर जाने पे मजबूर हैं वहां पे जॉब करने के लिए, मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर वाले जॉब्स की बात नहीं कर रहा हूँ। हर लेट तरह के से कि जॉब। किसी को अगर पढ़ाई भी करना है, मतलब अभी तो अभी की स्थिति ऐसी है कि किसी को अगर लेट से कि प्राइमरी एजुकेशन भी चाहिए, हालांकि गांव में भी स्कूल्स हैं, बट किसी को लेट से कि बेस्ट एजुकेशन ऐसा करके मतलब चाहिए और उसके पास पैसे हैं, तो वो क्या करेगा कि वो शहर में जाएगा। किसी को अगर हायर हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाना है तो वो भी शहर में जाएगा। किसी को अगर कुछ छोटा मोटा जॉब भी करना है, मतलब मजदूरी भी अगर उसको करना है, तो वो भी गांव में भी कर रहा है, लेकिन फिर शहर की ओर ही भागता है। तो ऐसा मतलब पूरा का पूरा इस तरह का सिस्टम या इस तरह का भी कल्चर बन रहा है। तो हम्म। ये चीज, और फिर उस केस में गांव का इकोनॉमी क्या होगा, इसका इसका चिंता करना जरूरी है। हालांकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी कुछ कुछ इस तरह की आ रही है, बट वही है कि उनके लिए प्रायोरिटी क्या है। और एक चीज वर्क हाँ। फ्रॉम होम के दौरान देखा गया कि जो हम्म। एट्रिशन रेट है, मतलब कंपनियों में नौकरी छोड़ के जाने वाले का जो रेट है, कंपनी हॉपिंग, हम्म। वो हम्म। इंक्रीज हो गया। क्योंकि लोगों को हम्म। मौका मिला, टाइम मिला कि घर पे रह के प्रिपेयर करने का। बाकी जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हैं वो गांव में या फिर छोटे शहरों में नहीं है, जो कि हम्म। बड़े बड़े शहरों में होती है। तो उनसे दूर रह के उनको हम्म। मौका मिला कि आप अपने पे काम करो, अपना प्रोफेशनल ग्रोथ डेवलपमेंट पे काम करो। और इसके चलते लोगों हम्म। ने बहुत सारे इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए, जॉब स्विचेस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये भी हम्म। एक फ्लिप साइड है जो कि आर्गुमेंट देते हैं लोग, जो कि मैं लिंक्डइन पे देखता रहता हूँ। सो इस पे हम्म। आपका क्या राय है? आ, इसका भी दो फेज रहा है जहां तक मुझे याद है। हम्म। फर्स्ट फेज में हुआ क्या कि लोग इंटरव्यू देना इजी हो गया, और लोग इंटरव्यू दे करके और फिर अपना मतलब जॉब स्विच करने लगे, और कंपनी का एट्रिशन रेट बढ़ गया। राइट। हम्म। हम्म। इसका एक सेकंड फेज आया जब बहुत सारे कंपनी को रियलाइज हुआ कि ओवर हायरिंग हो गया है। ट्विटर से हम्म। ये वाला ट्रेंड शुरू हुआ कि लोगों को फायर करना, और एक तरह से कंपनी में करेक्शन टाइप का कुछ चल रहा था, और बहुत सारे हम्म। कंपनीज ने इसको फॉलो किया। राइट। तो उसके बाद का एट्रिशन रेट देखा जाए तो एम्प्लॉय में एक फियर आया कि कहीं हम्म। कहीं पे अगर स्विच करना है तो वहां पे फिर सब कुछ सीखना पड़ेगा। और जो ऑब्वियस है कि जो लोग 3 महीने से किसी कंपनी में है, किसी टीम में है, तो जब भी फायरिंग का बात होगा तो सबसे पहले उनका ही नंबर आएगा। हम्म। तो जो सेकेंड फेज में इस तरह का एट्रिशन रेट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं था। हम्म। राइट। तो मुझे जहां तक समझ में आता है कि लोगों के लिए मतलब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाना और इंटरव्यू देना इजी होना, दैट इज अ गुड थिंग। इसमें कहीं कोई गलत नहीं गलत है। बात है। बट एट्रिशन रेट का ज्यादा होना या कम होना, ये किसी कंपनी के पॉलिसी, कंपनी का कल्चर, उस टीम का वर्क कल्चर, उस पर्सनल जो एम्प्लॉय है उसका परफॉर्मेंस, इन सब चीजों पे ज्यादा डिपेंड करता है। वर्क फ्रॉम होम से इसका कुछ लेना देना नहीं है, जो मेरे समझ में आता है। अगर ये लॉजिक है तो मतलब जस्ट टू मेक ए पॉइंट दे आर मेकिंग ए पॉइंट, ऐसा कहा जा सकता है, जो मेरे समझ में आता अच्छा, तो हमारा जो अभी देश की जो सरकार है, तो उनका जो है। प्राइमरी इकोनॉमिक्स आइडिया है कि जॉब क्रिएटर बनो, जॉब सीकर नहीं। तो इसके हम्म। चलते जितने भी स्टार्टअप्स अभी बन रहे हैं शहरों में, या फिर आईटी हम्म। रिलेटेड, हम्म। एग्रीकल्चर रिलेटेड, या फिर कोई भी दूसरे सेक्टर रिलेटेड, वो सब गांव के हम्म। तरफ केंद्रित नहीं है। कोई भी मैक्सिमम सर्विस बेस्ड हो रहा है, जो कि शहरों में हो रहा है। जैसे कोई अर्बन क्लैप हो गया, स्विगी हो गया, वो शहरों में खाना पहुंचाना, या फिर हम्म। ब्यूटी रिलेटेड सर्विसेज, वो सब शहरों में हो रहा है। बट गांव को लेके, गांव के सर्विस को लेके कोई स्टार्टअप्स आगे नहीं आ रहा है। या फिर आ भी रहा है तो गिने चुने कुछ, जैसे एक उड़ान नाम की एक स्टार्टअप है जो एग्रीकल्चर के हम्म। ऊपर हम्म। काम। सो हम्म। ऐसे
हमारे जो देश के जो यूथ है, हम लोग भी यूथ ही हैं, हम्म बट उनको क्या ये डिसीजन लेना चाहिए कि वी शुड डू समथिंग जो कि विलेज सेंटर्ड हो, और इससे विलेज का हम्म। भी जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो हो। इससे क्या किया जा हम्म। सकता है ताकि विलेज का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हो? हाँ, तो सबसे पहली बात है कि ये 100% करेक्ट नहीं है कि गांव में अभी स्टार्टअप्स नहीं बन रहे हैं। मैं पिछले 3 साल से गांव में हूँ और मैंने बहुत सारा एग्री बेस्ड मतलब स्टार्टअप्स गांव में देखे हैं। हम्म। इसमें बड़े प्लेयर्स भी आ रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूरा डिमांड, मतलब ऑर्गेनिक बढ़ता जा रहा है। प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ रहा है और उसके कारण ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बहुत बड़े स्केल पे मतलब स्टार्ट हुआ है। दैट इज वन। सेकंड, जो और भी बहुत सारा जहाँ पे सप्लाई चेन का फील्ड आता है, फिर मजदूर को प्रोवाइड करने का, कि जहाँ पे हम्म। सिविल का जो भी है उसमें मजदूर को सप्लाई करना, या इस तरह का और भी बहुत सारा, तो उसमें छोटे छोटे प्लेयर्स भी आ रहे हैं। और वो लोग भी मतलब बहुत हम लोगों को उसके बारे में पता इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनका एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता, उनका हम्म। बिजनेस बहुत छोटा छोटा होता है। और प्लस और उसके बाद होता क्या है कि वो लोग बहुत छोटे स्केल पे काम काम करते हैं। एक और एग्जांपल है इसका, जो ओला उबर इस तरह हम्म। का सिटीज में है, तो इस तरह का रिक्वायरमेंट गांव गांव में भी है। ठीक है। हम्म। तो गांव तो बोलना सही नहीं है, बट जो छोटे छोटे शहर हैं वहां पे इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप आए हैं जो कि इस तरह के डिमांड को कैटर कर रहे हैं। हम्म। राइट। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसमें मुद्रा लोन या इस तरह का और भी बहुत सारा स्कीम है, उसको भी ये लोग मतलब गवर्नमेंट के पॉलिसी से ये लोग बहुत ज्यादा लेट्स से कि अवेयर हैं और उसका भी यूज कर रहे हैं। तो अच्छा। हाँ, अभी भी इस फील्ड में बहुत लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, स्पेशली जहाँ पे टैक्सिंग का आता है कि टैक्स लॉ क्या है, कंपनी किस तरह से बनाते हैं, कंपनी बनाना पार्टनरशिप दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं बट उनको इस तरह के लॉ के बारे में पता नहीं, या लेबर लॉ इस तरह का वर्क नहीं करता है। मतलब सब लोग इस जो भी लेबर लॉ है उसको उतने अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। प्लस गांव या छोटे शहर में जो भी इस तरह की छोटी छोटी कंपनीज हैं उनको एम्प्लॉय भी उतना प्रोफेशनल एम्प्लॉयज भी नहीं मिल पाते हैं। ये सब हम्म। चैलेंजेस है। बट जैसे गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलेगा, वहाँ के लोकल अथॉरिटी का सपोर्ट मिलेगा। हर एक स्टेट का स्टोरी डिफरेंट डिफरेंट है क्योंकि हम्म। उसका पॉलिसी, वहाँ का पॉलिटिकल फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर, और भी बहुत सारा चैलेंज कि लोकल में अब कहीं पे गुंडागर्दी ज्यादा है, कानून व्यवस्था उतना सही नहीं है, तो ऑब्वियसली वहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सही नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो वहां पे इस तरह का कल्चर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। बिहार की अगर बात की जाए, सिर्फ सिर्फ बिहार की, तो बिहार का नंबर ऑफ स्टार्टअप जो बढ़ रहे हैं, अगर ग्रोथ की हम्म। बात करें तो उसमें टॉप 5 में इस तरह का है कि मतलब नंबर ऑफ मतलब स्टार्टअप जो पिछले 1 साल में कितना नया बना है और उसका रेट क्या है, उसमें टॉप 5 में है। तो अच्छा। इस तरह का कल्चर डेवलप हो रहा है। हाँ, शहर में हम लोग बड़े बड़े स्टार्टअप का सुनते हैं क्योंकि वो सब सक्सेसफुल हैं। हम्म। बट हाँ, थोड़ा सा मैंने जो बोला कि टैक्सेशन को लेकर के, लेबर लॉ को लेकर के, और और भी मतलब जो भी इम्प्लॉई हैं उनका, जो भी मतलब हम लोग देखते हैं स्किल इंडिया प्रोग्राम, राइट। तो मतलब स्किलिंग को लेकर के इस सब पे गवर्नमेंट भी और जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं सब लोग मिल करके काम करें तो काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। और गांव और छोटे शहरों में भी इस तरह की चीजें पॉसिबल है, वहां से भी इनकम जनरेट किया जा सकता है। और हो सकता है कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इनकम नहीं हो, लेकिन हाँ मतलब ऑप्शन तो है लोगों के पास। अच्छा।
नहीं, ये मेरा ये जो एनालिसिस था वो बेस्ड ऑन शार्क टैंक था, जो एक प्रोग्राम आता है सोनी टीवी पे। उस पे जितने भी हम्म। पार्टिसिपेंट्स आते हैं, शार्क टैंक मतलब हम्म हम्म वो अपना खुद का कंपनी या प्रोडक्ट लेके आते हैं। वो सब हम्म सिटी बेस्ड होते हैं। एक या दो ही हम्म मैंने देखे थे कि जो भी हम्म एग्रीकल्चरल बेस्ड हो या गांव से रिलेटेड हो, वैसा। हम्म। एक आपने शायद देखा होगा, जुगारू कमलेश वाला, वो गांव में खेती रिलेटेड। एक्सपोजर का बात है। हाँ। हाँ, हाँ। एक्सपोजर का बात है कि लेट्स से कि जो शहर में बेस्ड हैं या बड़े बड़े शहरों में हैं, तो उनके पास उस तरह के एग्जाम्पल हैं। उनके पास मतलब मे बी शार्क टैंक टाइप का जो भी है वो एक ब्रांडिंग के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है हम्म। कि एटलीस्ट लोग लोग उसके बारे में जाने, उनको ज्यादा से ज्यादा फंडिंग मिले, हम्म। राइट। बट ऐसा है कि गांव में लोग मतलब स्टार्टअप इस तरह का चला रहे हैं, उनका अपना चैलेंज है और उनको उस तरह के ब्रांडिंग की जरूरत भी नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच भी नहीं पाए, ऐसा भी हो सकता है। या उनके थिंकिंग में भी नहीं हो कि हाँ मतलब मुझे वहां पे जाना है, अपने अपने बिजनेस का ब्रांड वैल्यू बढ़ाना है और ये सब। तो ये इन सब चीजों में मतलब थोड़ा सा एक्सपोजर मिलने में उनको टाइम लगेगा इतना। मतलब थोड़ा सा कल्चर का भी डिफरेंस होता है, गांव का अपना अलग कल्चर हम्म। होता है, छोटे शहर के लोग बिजनेस रन हो रहा है, धीरे धीरे ग्रो ग्रो कर रहा है, वो उनको एक दिन में बहुत कुछ बदलना नहीं होता है कि हाँ मतलब हम मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर कंपनी बना लेंगे, हम्म। ऐसा ऐसा मतलब उनका एम उतना बड़ा नहीं होता है। वो लोग छोटे लेवल पे प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे ग्रो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो मे बी इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास उतना एक्सपोजर नहीं है। और अगर देखा जाए तो ये संख्या कम है अभी, हम्म। धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ उतना एक्सपोजर नहीं है। एक्सपोजर एक फैक्टर हो सकता है। अच्छा। सो हमारे इस कन्वर्सेशन के शुरू में आपने बताया था कि आपका जो रुचि है वो पॉलिटिक्स में भी है। सो मेरा एक हम्म मतलब मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर हम्म हमारे देश में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। सो हमारे हम्म गांव से जो मैक्सिमम हमारे जो यूथ हैं, जिनको हम हम्म किसी भी पार्टी से हो, जो कार्यकर्ता हम्म कहलाते हैं, वो हम्म मोस्टली बेरोजगार होते हैं। उनका खुद का कुछ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, मोस्टली इन द सेंस मतलब या तो किसी ठेकेदार के साथ लगे हैं, या फिर खुद का कुछ है जो इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर वगैरह का काम करते हैं। वो भी वी कैनॉट से दैट वो ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, वो अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। सो वैसे ओके। मैक्सिमम जो है वो या तो अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर से लगे हुए हैं। सो क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स जो है चाहती है कि हमारा जो यूथ है वो हम्म बेरोजगार रहे, ताकि उनके जो पीछे जो लोग हैं, सपोर्टर्स, वो बने रहें, वो किसी भी डिवीजन के कारण हो? बेरोजगार हैं बट हाँ, वही है कि बेरोजगारी को डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहली बात। हम्म। और अगर सिर्फ जॉब को हम लोग रोजगार मान रहे हैं तो फिर, और ऐसा भी नहीं है मतलब अगर सपोर्टर की बात करें तो सपोर्टर तो हर कोई है। कार्यकर्ता कर सकते हैं, मेरे पास इसको लेकर के कोई ऐसा डेटा नहीं है, क्योंकि जो मतलब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अपने गांव में या आसपास के लोग, हम्म। उसमें उसमें भी लोग इतने समझदार हैं, उनको समझ में आता है कि पॉलिटिक्स से या इस तरह के किसी पार्टी का कार्यकर्ता बनकर मेरा घर तो चलने वाला नहीं है। दैट इज हम्म। फॉर श्योर, इतना लोगों को समझ में आता है। और रियलिटी भी यही है कि कोई बस सिर्फ पॉलिटिक्स को लेकर के उसको उससे अपना इनकम या ऐसा, तो ये मतलब ट्रूथ नहीं है। उसमें ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग जिनको मतलब जो जिन जिनके पास अपना कोई एम नहीं है, वो शॉर्टकट ऐसा ढूंढ रहे हैं, और उसमें पॉलिटिक्स में मतलब नेताओं के आगे पीछे करना और इस तरह का करना। तो वो यूज का बात है कि कोई लोकल पॉलिटिशियन उनको यूज कर रहा है। वो पॉलिटिशियन से अगर यूज नहीं होंगे तो कहीं और कोई और उनको यूज हम्म। यूज करेगा, है ना। पॉलिटिशियन क्या चाहते हैं, उनका क्या है कि
ऑब्वियसली उनको सपोर्टर तो चाहिए, हम्म। इसमें कोई डाउट डाउट नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी में जो भी कार्यकर्ता काम करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी विचारधारा के लिए काम काम करते हैं। हम्म। खास करके अगर वामपंथियों को अगर देखें, तो उनको पूरा दुनिया में जो भी मार्क्स का इक्वलिटी है वो लेकर के आना है। बीजेपी को देखें तो उनका एक अपना आइडियोलॉजी है कि मतलब उनको जो है एक सेट ऑफ आइडियाज है, उसके उसके हिसाब से स्टेट चले और ये चीज करना है। और उसमें बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं, और वो लोग आइडियोलॉजी पे काम काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनका एक्सपेक्टेशन होता है कि लेट्स से कि एज ए कार्यकर्ता काम काम करेंगे तो उनको कुछ कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। कुछ लोग उसमें सफल भी होते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म किसी का हो नहीं सकता। तो अगर कोई अपने को इसमें झोंकता है, अपने को इसमें इन्वॉल्व करता है इस एक्सपेक्टेशन के साथ, तो ये उसका भी प्रॉब्लम है। पॉलिटिशियन क्या चाहते हैं उससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि जनता को अवेयर होना चाहिए। और हम्म। बहुत सारे लोग अवेयर हैं। मतलब इसमें अगर कोई ये बोले कि जस्ट बिकॉज पॉलिटिशियन ये चाहते हैं तो पॉलिटिशियन को वोट हम लोग देते हैं, हम्म। राइट। वही जो कार्यकर्ता है, वही वही लोग इस पे मतलब वोट भी देते हैं। और अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी को उतना ज्यादा कार्यकर्ता की जरूरत भी नहीं है। सपोज अगर अभी सोशल मीडिया का युग है, किसी रैली में 50,000 लोग लोग जमा हो, इसका क्या जरूरत है। हम्म। वो उन रैली का वीडियो जो है ऐसे भी यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर इस सब पे आना है, हम्म। उसका मैसेज मिलना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे लोग एजुकेट होंगे, आम जनता एजुकेट होगी, तो इस तरह का कल्चर अपने आप खत्म हो जाएगा। उसमें पॉलिटिशियन के चाहने से नहीं चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि अगर मेरे पास टाइम रहेगा और मेरा मेरा किसी पॉलिटिशियन से जान पहचान भी है, फिर भी मेरा ऑफिस है, तो हम अपने ऑफिस का काम करेंगे। अगर मेरा ऑफिस भी नहीं है, मेरी छुट्टी भी है, तो फिर भी मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा और मेरा मन भी नहीं होगा कि हम उसके रैली में जाकर के उसका मतलब वहां पे टाइम पास करें या उसका भीड़ बढ़ाएं, राइट। हम्म। तो जो लोग एजुकेटेड नहीं है, जिन लोगों को जो लोग गलत एक्सपेक्टेशन सेट करके रखते हैं, तो वो लोग यूज होंगे ही। एक बार एजुकेशन आया, उन लोगों को समझ में आया, तो ऑब्वियसली सही मतलब क्या कहते हैं, डायरेक्शन में लोग जाएंगे ही जाएंगे। अच्छा। और एक चीज है जो शहरों में और गांव में अलग अलग देखने को मिलता है, हम्म और शहरों में ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे अभी फिल्म स्टार्स हो गए या फिर जो भी हम्म इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, वो बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ जो है हम्म या फिर डिप्रेशन जो है वो शहरों में ज्यादा है। तो और गांव में उतना सुनने को नहीं मिलता। मैं भी जब गांव में जाता हूँ, हम्म वहाँ उतना हम्म डिप्रेशन रिलेटेड कुछ नहीं होता है। या हम्म फिर इसका जो डेफिनेशन है वो मैच नहीं करता गांव के लोगों के साथ, या फिर गांव के लोग रियलाइज नहीं करते कि वो लोग डिप्रेस्ड हैं। या फिर शहर में ये हम्म नया चलन आया है कि डिप्रेशन वाला चीज जो पहले भी हम्म था बट अभी रियलाइजेशन हुआ है। तो ये हम्म मेंटल हेल्थ का एस्पेक्ट जो है गांव और शहरों में, क्या डिफरेंस है? क्या आपको लगता है कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज मेंटल इलनेस जो कि शहरों में है गांव में नहीं है, गांव में है शहरों में नहीं, एंड सो ऑन? अगर मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो गांव हो या शहर हो, मेंटली अनफिट, या अगर कहा जाए कि 100% मेंटली फिट, ऐसा लोग गांव में भी कम मिलेंगे, शहर में भी कम मिलेंगे, राइट। हम्म। लेकिन क्योंकि गांव में भी मैं देखता हूँ कि बहुत तरह के लोग हैं। किसी को बोलने का ज्यादा आदत है, बिना मतलब का कुछ से कुछ बोल रहा है, किसी को झगड़ा करने का आदत है। इस तरह के लोग हर एक जगह मिलेंगे। अगर लाइफ स्टाइल का बात किया जाए, या अगर मेंटल फिटनेस का बात बात किया जाए कि मतलब स्ट्रेस क्यों हो रहा है, तो लोग मतलब इसका आंसर होगा कि लोग खुश नहीं है, राइट। तो खुशी का मतलब क्या है। तो शहर में अगर बात किया जाए, मतलब अगर लेट्स से कि मैं ही कुछ सवाल पूछता हूँ कि खुशी का मतलब क्या है। ये सब्जेक्टिव मतलब है, हर हाँ हर एक लोगों का हाँ अलग अलग। किसी को शायद हाँ किताबें मतलब पढ़ने में खुशी मिले, किसी को मूवी देखने में हाँ खुशी मिले, किसी को समुंदर के सामने हाँ बैठ के या फिर अपनों के साथ
टाइम स्पेंड करने में खुशी मिले। हाँ, तो ऐसा ऐसा है कि लोगों का अलग अलग पैरामीटर है, राइट। तो शहर में ऐसा देखा गया है कि लोग, मतलब जनरली ऐसा कल्चर होता है कि हाँ, 5 दिन काम किया और उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, लोग बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं कि अभी ये करना है, फिर आगे ये करना है, और ये सारा ऐसा कुछ सब कुछ सेट है उनके लिए। और उसके बाद फिर जो अगला 2 दिन होगा उसमें इंजॉय करना है। अब इंजॉयमेंट के लिए उसमें ऑप्शन क्या है, तो शहर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं। फॉलो इन हम्म। द सेंस क्या, कि सिर्फ देखना नहीं, खुद मतलब किसी ना किसी स्पोर्ट्स में मतलब इन्वॉल्व है। क्लब में भी बहुत तरह का क्लब होता है, राइट। बहुत सारा हम्म। कंस्ट्रक्टिव होता है कि हाँ, कोई पोएट्री का क्लब है, कोई म्यूजिक का क्लब है। तो जो लोग इस तरह के कंस्ट्रक्टिव चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, तो शहर में भी वो लोग खुश हैं। गांव में ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट है। हम्म। जैसे हम लोग त्योहार मनाते हैं गांव में, खास करके हमारे हिंदू धर्म में इतना सारा त्योहार है, इतना सारा पर्व है कि अगर बहुत सारे लोग हैं, वो लोग अगर चाह करके भी अ, एक अनसेटिस्फाइड होना किसी चीज को लेकर के, फॉर द टाइम बिंग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कि उनके हम्म। पास ये नहीं है, उनके पास अच्छा घर नहीं है। अच्छा घर होता तो ज्यादा बेटर होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुखी हैं। तो उसके लिए उनका डेली का लाइफ स्टाइल, की सुबह उठना, उसके बाद जो भी घूमने घूमने टहलने का, पॉल्यूशन कम है, नॉइज कम है, पर्व त्योहार को अच्छे से मनाना। फिर लोग गैदर हो करके ग्रुप में कुछ करते हैं, कि सपोज अगर त्योहार भी मना रहे हैं तो एक साथ बैठ करके, होली हुआ तो उसकी तैयारी 15 दिन पहले से होती है, उसका अलग संगीत चल रहा है। शादी ब्याह हुआ तो उसमें बहुत ज्यादा लोग खुद ही सब कुछ मैनेज करते हैं, खुद ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह का एक लाइफ स्टाइल है, इस तरह का एक कल्चर है कि बहुत ज्यादा दुखी होने का या मेंटली स्ट्रेस्ड होने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनका अपना कुछ पर्सनल, लेट से कि प्रॉब्लम है, या इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं। तो वहां पे भी स्ट्रेस है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है तो गांव में खुश होने का हजार कारण है। और मतलब वहाँ का लाइफ स्टाइल और ये वो ऐसा है कि हाँ, इंसान मतलब स्ट्रेस में तो नहीं रहेगा, एटलीस्ट अगर इकोनॉमिक एस्पेक्ट को हटा दिया जाए तो सब कुछ मतलब मेरे हिसाब से ऐसा है। अच्छा। तो अंत करने से पहले कोई पोएम हो हम्म। जाए आपका, कुछ याद आ रहा हो अच्छा। तो। पोएट्री पहले बताना था। कोरोना के टाइम पे मैंने लिखा था, ठीक है, ओके। कि क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि सड़क पर पड़ी हुई जिंदा लाश पर मंडराने लगे भूखे चील कौवे, और नोच नोच कर बिखेर दिए हड्डियों से शरीर के सारे मांस को। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि आपदा से त्रस्त लोगों को देखकर कुल बुलाने लगे नवजात समाज सेवी। क्या तुम्हें, कोरोना के टाइम का है, तो क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि आपदा से त्रस्त लोगों को देखकर कुल बुलाने लगे नवजात समाज सेवी, और एक सहायता के एवज में लेते रहे 10-10 सेल्फियां। हाँ हाँ। क्या तुम्हें वाह। क्या तुम्हें सच में अजीब नहीं लगता जब सड़क पर हुई दुर्घटना के बाद, क्या तुम्हें सच में अजीब नहीं लगता जब सड़क पर हुई दुर्घटना के बाद अचानक प्रकट हुए कई पत्रकार, और मच गई एक होड़ सी उस आपदा को पहली खबर बनाने की। हम्म। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि बीमारू राज्यों की असहाय जनता के लिए खड़े हो गए कई दबंग राजनेता। हम्म। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि बीमारू राज्यों की असहाय जनता के लिए खड़े हो गए कई दबंग राजनेता, और कर डाले विकास के कई वादे इस आस में और कर डाले विकास के कई वादे इस आस में कि सूबे में उनकी ही बने अगली सरकार। वाह। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि सीमा पर शहीद होते जवानों पर
क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि सीमा पर शहीद होते जवानों पर फिर भावुक हुआ एक बरसाती कवि जो कि सिर्फ बरसात के टाइम पे टर टर हम्म। करता है हम्म। मेढक की तरह, कि सीमा पर शहीद होते हुए जवानों पर फिर भावुक हुआ एक बरसाती कवि, और स्याही में घड़ियाली आंसू मिलाकर लिख दिया वीर रस की एक कविता। और स्याही हम्म। में घड़ियाली आंसू मिलाकर लिख दिया वीर रस की एक कविता। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि आतंकवाद की दिल दहलाती खबरों पर क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि आतंकवाद की दिल दहलाती खबरों पर ट्वीट करता है एक फिल्मकार कि आतंक की लड़ाई को आखिरी अंजाम देने बनाएगा वह पुलवामा पर एक सुपरहिट फिल्म, हम्म। कि आतंकवाद की लड़ाई को आखिरी अंजाम देने बनाएगा वह पुलवामा पर एक सुपरहिट फिल्म। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि चारों तरफ फैले लाशों के बीच क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि चारों तरफ फैले लाशों के बीच महामारी के फैलते डरावने खबर पर कुछ अभिनेता वीडियो बनाकर यह सिखा रहे हैं कि साबुन से हाथ कैसे धोते हैं। हम्म। कुछ नेता वीडियो बनाकर यह सिखा रहे हैं कुछ अभिनेता वीडियो बनाकर यह सिखा रहे हैं कि साबुन से हाथ कैसे धोते हैं। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता यह सब, कि जब जब छाया है घनघोर अंधेरा क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता यह सब, कि जब जब छाया है घनघोर अंधेरा तब कुछ संवेदनहीन जानवर ढूंढते हैं मौका खुद को चमकाने और महान बतलाने को। हम्म। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि आज मरती जा रही है लोगों की संवेदनाएं। वाह। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि आज मरती जा रही है लोगों की संवेदनाएं। वाह। खत्म। वाह। बहुत 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 बढ़िया। थैंक यू इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि अपने दोस्तों को भी पता चले कि ये पॉडकास्ट एग्जिस्ट करता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो सब्सक्राइब बटन को भी हिट कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हो।